हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में है सीबीएसई हैंडबुक के प्रोबेबिलिटी टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। साथ ही क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जहां पर आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर का टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारियों को देख सकते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी में आप कितना अच्छा आप करने लगे हो, या अगर अच्छा नहीं कर रहे हो तो अभी आपको कितना करने की वो ज़रूरत है। आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, आपको टेस्ट वाले पेज पर ले जाएगा, वहाँ पर आपको अपना टेस्ट देना है और टेस्ट देने के बाद ही तुरंत ही आपको आपका स्कोर भी मिल जाएगा कि आपने उसमें कितने क्वेश्चन सही करे हैं, कितने क्वेश्चन आपने गलत करे हैं। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद और साथ में पूरा एक बार प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट रिवाइज करने के बाद फिर आप टेस्ट देंगे तो बेटर होगा और आपके जो मार्क्स हैं वो भी आपके उसमें बेटर ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं सीबीएसई हैंडबुक में पेज नंबर 4.27 है। प्रोबेबिलिटी की एक ही एक्सरसाइज यहाँ पर दे रखी है, सारा कुछ मिला मिलू के एक ही एक्सरसाइज है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर नहीं है। फिर भी उसमें हमने से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर सिलेक्ट करे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिया हुआ है, कुछ थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पर दिया हुआ है आपको ये 0.1 के एक्स आई एंड के इंटू में 5 माइनस एक्स आई, और एक्स आई की जो वैल्यू है यहाँ पर तो है आपके पास 0 के बराबर, यहाँ पर एक्स आई है 1 और 2 के बराबर, और उसके बाद एक्स आई है 3 और 4। तो अगर हम इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लें, वहाँ से आपको समझना और करना दोनों चीज़ आसान हो जाएगी। तो टेबल में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ x लिखते हैं, यहाँ पर हम px लिखते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 एंड 4। जब x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0.1 है। जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी है kxi। xi का मतलब है कि xi की वैल्यू अगर आप 1 लोगे, 1 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी बन गई k। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं xi की जगह तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 2k। ऐसे यहाँ पर 3 है तो एक्स आई यहाँ पर 3 रखा जाएगा, 5 माइनस 3 हो गया 2, 2 इंटू के 2k। 4 रखोगे तो 5 माइनस 4 1, 1 इंटू के, ये आ गया k। तो आपकी टेबल कंप्लीट होगी। अब टेबल में आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका सम किसके बराबर होता है? सम हमेशा उसका 1 के बराबर होता है, पता है ना ये बात। तो इन सब का आप सम करोगे 0.1 k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k, ये 1 हो गया। यहाँ से 2 2 4 और 2 6 के आ गया। 0.1 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.9। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 0.9 डिवाइडेड बाय 6। डेसिमल आप हटाओगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी यहाँ पर 20/3 आ गया। अब 3/20 आ गया। अब आप 3/20 को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व नहीं भी करना चाहते तो कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसे भी रख सकते हो, या डेसिमल में आप लिखोगे तो आ जाएगा 0.15। अब उसके बाद k की वैल्यू निकल गई। k की वैल्यू निकलने के बाद सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट स्टडीज फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब हो गया कि कम से कम 2 घंटे तो पढ़ रहा है, 2 से ज़्यादा भी पढ़ रहा है। अब तो एग्जाम आ रहा है, वैसे भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो अब इसमें आप प्रोबेबिलिटी किस किस की निकालोगे? 2 की निकालोगे, 3 की निकालोगे और 4 की निकालोगे। तो 2 की प्रोबेबिलिटी आपके पास 2k है, 3 की प्रोबेबिलिटी भी 2k है और 4 की प्रोबेबिलिटी हो गया 5k आ गया। अब 5k को उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 5 इंटू 0.15 तो आ जाएगा 0.75। फिर उसके बाद आगे पूछता है एग्जैक्टली 2 आवर्स, यानी सिर्फ आपको 2 की निकालनी है। तो ये आ जाएगा P2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2k। k की जगह 0.15 रखोगे, 0.30 यानी 0.3। एट मोस्ट 2 आवर्स, एट मोस्ट 2 आवर का मतलब हो गया x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसमें आप 0 को ले सकते हो, 1 को ले सकते हो, 2 को ले सकते हो। तो P0 की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.1, 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3k। k की जगह 0.15, यह आ जाएगा 0.75 प्लस में 1, तो 0.85 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस तरह से आप तीनों की प्रोबेबिलिटी, और 15 3 जा तो 45 होते हैं भाई,
तो 0.55। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद अगर हम क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट सुमित टॉस ए फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। सुमित को एक कॉइन को कितनी बार टॉस करना चाहिए कि उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज़्यादा हो। तो आप जब भी कॉइन का क्वेश्चन करोगे, आप कितनी बार भी टॉस कर लो, आप एक बार कर लो, 2 बार कर लो, 10 बार कर लो, 100 बार कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है हमेशा बराबर रहेंगे। और जब भी आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज़ करना है, जहाँ रिपीटेशन हो रहा है। और रिपीटेशन जहाँ होता है, अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालोगे क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पर जो x रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है हेड को, तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1/2 आएगी, क्यू की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ये भी 1/2 आएगी, चाहे आप कितनी बार भी टॉस कर लो। अभी कह रहा है कि जो 1 आने की प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो एटलीस्ट 1 से, नहीं मिक्सअप हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%, यानी कम से कम एक हेड आने की, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 90% है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, ग्रेटर देन 1, हमें ये तो पता नहीं कितनी बार टॉस कर रहा है, तो हम उसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी बार लें, निकालना मुश्किल है, तो हम उसको उल्टा तरीका यूज़ करते हैं। हमें ये पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर सबका सम करेंगे तो 1 के बराबर होता है। तो टोटल में से, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 में से हम वो वाला इवेंट माइनस कर दें जो इसमें काउंट नहीं कर रहे हम कौन सा काउंट नहीं कर रहे हैं, 0 काउंट नहीं कर रहे, तो 0 वाली प्रोबेबिलिटी को इसमें से माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा 90%, यानी 90/100। यहाँ पर लगाओ फार्मूला NC0, P की पावर 0 और Q की पावर n-0, यहाँ पर आ जाएगा ये 0.9/10। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 - 9/10। NC0 को सॉल्व करेंगे 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये आ जाएगा 1/2 की पावर n। 10 - 9 1 आ गया। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं 1/2 को इधर लिखूंगा तो साइन को भी चेंज कर देंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब n की वैल्यू आपको ये देखनी है कि इसकी वैल्यू से छोटी कब हो। अभी छोटा कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर इससे ज़्यादा होगा। ऐसे ही होता है ना, डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा आप कम करते जाओ, जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, जो वैल्यू है उसकी वो कम होती जाएगी। अगर मैं n की जगह हम 1 रखूँ तो ये 1/2 इससे बड़ा होता है, तो 1 नहीं आएगी। अगर हम 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 4 होगी। ऐसा नंबर लाना है कि भाई 10 से ज़्यादा आ जाए, तो वो तब आएगा जब 2 की पावर 4 होगी। ये 2 की पावर 3 करोगे 8 ही आएगा, तो 2 की पावर 4 जब करोगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। ऐसा होने पर ये जो वैल्यू आएगी इससे छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो n है वो कम से कम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 4 टाइम्स होना चाहिए। आपको कॉइन को कम से कम 4 बार ज़रूर टॉस करना है अगर आप ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहते हो तो। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13th। तो 13th क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी हुई है, एक तो आपको ये समझना है कि भाई आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। कई बार तो क्वेश्चन में आपको बता ही देगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। जहाँ पर आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बनाने को बोल रहा है तो वहाँ तो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाओ। जहाँ पर रिपीटेशन के केस होते हैं वहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ। अगर पॉइजन का केस होता है तो वो आपको या तो क्वेश्चन में बताएगा ही, या फिर आपको नंबर ऑफ़ ट्रायल जो है वो काफ़ी ज़्यादा दे रखे होंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम दे रखी होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है। 13 में कहता है स्टैटिस्टिशियन रिकॉर्ड द नंबर ऑफ ट्रक अप्रोचिंग ए पर्टिकुलर इंटरसेक्शन टू एनालाइज द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। एक जो स्टेट्स को थोड़ा एनालाइज करता है, ठीक है, रिकॉर्ड जो रखता है, वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पे पहुंचता है फ्लो ऑफ ट्रैफिक जानने के लिए। ही ऑब्जर्व दैट एन एवरेज 1.6 ट्रक अप्रोच द इंटरसेक्शन एवरी टाइम। हर मिनट के अंदर वहाँ पर 1.6 जो ट्रक है एवरेजली, क्योंकि 1.6 ट्रक तो हो नहीं सकता, ट्रक तो या तो पूरा आएगा या एक आएगा या 2 आएगा, लेकिन अगर हम सबके एवरेज निकालें तो लगभग 1.6 ट्रक जो है 1 मिनट के अंदर वहाँ पर आते हैं। एज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ ट्रक अप्रोचिंग द इंटरसेक्शन फॉलोज ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको उसने बता दिया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको फॉलो करना है।
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 3 और मोर ट्रक विल अप्रोच द इंटरसेक्शन विद इन ए मिनट। 3 या उससे ज़्यादा ट्रक 1 मिनट के अंदर वहाँ पर आते हैं, तो इसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब जो एवरेज इसने दिया, एवरेज का मतलब यहाँ पर आपको लैम्डा की वैल्यू दे दी, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 1.6, क्योंकि जो एवरेज ट्रक आ रहे थे वहाँ पर वो हो गया आपका लैम्डा। अब यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू होगी, जब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे तो ई की पावर माइनस लैम्डा की रिक्वायरमेंट होती है, यानी ई की पावर -1.6। ये आपको या तो टेबल में दे रखी होगी, टेबल दे रखी होगी इसके लिए, या तो आपको क्वेश्चन के साथ में वैल्यू दे रखी होगी। इसकी वैल्यू है 0.202। अब ट्रक कितने आ रहे हैं, 1 और मोर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 और मोर ट्रक्स, 3 और मोर ट्रक्स यानी 3 या उससे ज़्यादा। तो प्रोबेबिलिटी आपको किसकी फाइंड करनी है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। अब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, लेकिन कितने ट्रक आ रहे हैं ये थोड़ी ना पता है हमें, तो यहाँ पर भी आप सीधा ना जाके ऐसे करोगे, 1 में से जो इसमें टर्म्स नहीं आ रही है, कौन कौन सी नहीं आ रही है, 0 नहीं आ रही है, 1 नहीं आ रही है, 2 नहीं आ रही है और 3 तो है ही। इन तीनों को आप माइनस कर दोगे टोटल में से। अब यहाँ पर जब आप प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाओगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूला क्या होता है, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ये e की पावर माइनस लैम्डा जो है हर एक में आएगा, तो इसको आप डायरेक्टली कॉमन निकाल सकते हो। बचा क्या आपके पास, लैम्डा की पावर r, लैम्डा की पावर यहाँ पर कितनी है 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। यहाँ लैम्डा की पावर कितनी है 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। लैम्डा की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपको वहाँ दे रखी है 0.202, ठीक है। लैम्डा की पावर 0 करेंगे 1, ये भी आ जाएगा 1। लैम्डा की पावर 1 मतलब लैम्डा 1.6, 1.6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी 2 × 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 1, 1.6, 1.28। इन तीनों को प्लस किया, कितना आ जाएगा 8, 8, 3। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास बनता है 0.78376, 78376। और 1 में से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 0.21634, या फिर आप कह सकते हो 0.216 अप्रोक्स। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन में कहता है द मोर्टेलिटी रेट ऑफ ए सर्टेन डिजीज इज 0.007। मोर्टेलिटी रेट जो दे रखा है किसी डिजीज़ का वो दे रखा है 0.007। तो यानी जो पी है यहाँ पर 0.007। आगे क्या कहता है, यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर 2 डेथ इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल। एन यहाँ पर आपको दे रखा है 400। तो सबसे पहले आप लैम्डा निकालो, लैम्डा होता है n × p। तो 400 को इससे माइनस करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.007 को 400 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 2.8, ठीक है। ये तो आ गया आपके पास लैम्डा। अब प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है px = 2। तो फार्मूला वही रहेगा आपके पास, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो e की पावर जो -2.8 है इसकी वैल्यू है 0.061। 2.8 का स्क्वायर है तो 2.8 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर बनता है 0.239 अप्रॉक्स। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन। देखिए, एक कंपनी कंडक्टेड एन IQ टेस्ट फॉर रैंडमली सिलेक्ट 50 एम्प्लॉयज़। एक कंपनी जो है 50 एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करती है, उनका एक IQ टेस्ट कंडक्ट करती है। वॉलंटियर ए स्कोर 74 आउट ऑफ द पॉसिबल 120 पॉइंट। 120 पॉइंट में से ए को 74 पॉइंट्स मिलते हैं।
इफ़ द एवरेज IQ टेस्ट स्कोर वाज रिकॉर्डेड एज 62 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 11, अगर एवरेज यानी मीन उसकी 62 है डाटा की और स्टैंडर्ड डेविएशन 11 है, तो हाउ वेल डिड वॉलंटियर ए परफॉर्म ऑन द टेस्ट कंपेयर टू द अदर वॉलंटियर। तो वॉलंटियर ए की जो परफॉर्मेंस है वो बाकियों के मुकाबले कैसी है, ये आपको फाइंड करना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पर दिया हुआ 11 और मीन दिया हुआ है आपको 62, तो दो चीज़ आपको यहाँ दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 20, मीन दिया हुआ 62, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 11। अब उसने बताया कि जो ये मीन मार्क्स तो 62 है, लेकिन जो उसको मार्क्स मिलते हैं ए को वो मिलते हैं 74। तो अगर x की वैल्यू 74 है तो आप इसको कन्वर्ट करो z में, तो z क्या होगा, z का फार्मूला होता है x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x आपके पास 74 है, इसमें से मीन को माइनस करो डिवाइडेड बाय 11, तो यह आ जाएगा 12/11। अब 12/11 इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये आपके पास आ रहा है लगभग 1.1। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ z की वैल्यू आपके पास 1.1 आ गई, तो हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.1 कि इससे नीचे जो है वो कितने परफॉर्मर है। आप ग्रेटर भी निकाल सकते हो, अब लेस भी निकाल सकते हो। अब लेस निकालने का फ़ायदा ये है कि सीधा ये वैल्यू बन जाएगी f1.1। अब f1.1 टेबल से अगर आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू है 0.8643। अब 8643 को अगर मैं परसेंटेज में करूं तो लगभग 86% हो जाएगा, यानी इससे नीचे जो है वो 86% कैंडिडेट है। अब उस 86% को आप निकाल लो नंबर ऑफ कैंडिडेट में। अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ये है 50। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट परफॉर्म्ड, नंबर ऑफ कैंडिडेट परफॉर्म्ड बिलो ए से नीचे कितने लोगों की परफॉर्मेंस रही है, तो 80 इसका 50 का 86% निकाल दो, यह आ जाएगा 43। यानी जो 50 लोग थे उन 50 लोगों में से 43 लोग ऐसे हैं जिसकी परफॉर्मेंस ए से कम रही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों। 24 में कहता है इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आर्टिकल आर अंडर 45 एंड 8% आर ओवर 64। जो 31% आर्टिकल हैं वो 45 से कम है और जो 8% आर्टिकल हैं वो 64 से ज़्यादा हैं। कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन निकालना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो फिगर के थ्रू समझो ये कहना क्या चाह रहा है आपसे क्वेश्चन में, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर आपके पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, x की वैल्यू अगर आपके पास 45 है या 64 है, x की वैल्यू अगर 45 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 31%, मतलब ये वाला पोर्शन 31% को अगर हम उसमें लिखेंगे डेसिमल्स में तो ये बराबर आएगा 0.31। ऐसी जो इससे ज़्यादा है वो आपको दे रखा है 8%, यानी 0.08। यानी x की वैल्यू जब ये है तो प्रोबेबिलिटी ये आ गई आपके पास, x की वैल्यू ये है तो प्रोबेबिलिटी ये आ गई आपके पास। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सेंटर में आप होता है हमारे पास 0.5, इस 0.5 में से ये वाला पोर्शन माइनस करो ताकि आपके पास ये वैल्यू आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ से देखनी है कि यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास। तो अगर मैं यहाँ से 0.5 में से माइनस करूँ 0.31 को तो ये आ जाएगा 0.19। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, इस वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इस वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई तो मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि f ऑफ z की जो वैल्यू है वो आई है मेरे पास 0.19। तो इसको अगर हम टेबल से देखें तो 0.19 कहाँ पर आता है, 0.19 आता है जो z की वैल्यू होती है -0.5। तो उस समय जो प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास 0.19 के बराबर आएगी। अब यहाँ पर ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। जो हमारे पास फार्मूला होता है इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में z का, वो ये फार्मूला है x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। z की वैल्यू आ गई -0.5, x की वैल्यू आपके पास 45 है, मीन आपको निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी आपको निकालना है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा आपके पास -0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 45 माइनस मीन। ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। अब ऐसे हम उधर वाला पोर्शन देखते हैं। उधर वाले पोर्शन में देखो, अगर हम ये वाला पार्ट निकालें, ये वाला पार्ट निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी कैसे निकलेगी, 0.5 में से 0.08 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 0.42।
ठीक है। अब यहाँ पर 0.42 आया तो हमारे पास f ऑफ 0.42 देखेंगे कि भाई ये वैल्यू आपकी टेबल में कहाँ पर मिलती है, और टेबल में ये वैल्यू आपको मिलेगी 1.4 पर। तो z आपके पास आ गया 1.4। अब यहाँ पर फिर से आप पुट करो 1.4 इक्वल्स टू, यहाँ पर x कितना है आपके पास 64 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 इक्वल्स टू में 64 माइनस मीन, ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें, साइन चेंज कर लो इसका, ये माइनस ये प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों को माइनस करें, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो कितना आ जाएगा 4 + 5 9 माइनस में, इसमें से इसको माइनस करोगे ये भी आ जाएगा -9 19, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको आप इधर लेके जाओ 19 अपॉन में 1.9, पॉइंट हटाओगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आपका 10 के बराबर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप यहाँ पर पुट कर देते हो फर्स्ट में, तो -0.5 इंटू में 10 इक्वल्स टू 45 माइनस मीन। मीन को इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो हो जाएगा 45 + 5 यानी 50। तो मीन की वैल्यू आ जाएगी 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आपका 10 के बराबर। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ से पिक कर लिए हैं। फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर क्या प्रॉब्लम है। कोशिश करूँगा आपकी हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।